चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 15। वैसे पोटेंशियल पढ़ रहे थे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने को पता है कि जो वर्क डन करते हैं अपन किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से ब्रिंग करने के लिए एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में, उसी वर्क को हम स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसे कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में अपन ने फॉर्मूला भी ड्राइव करा था। फॉर्मूला क्या बन के आया था? U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या आया था बताओ? F डॉट dx। और हम लोग लिमिट क्या लगाते थे? इंफिनिटी से कोई पोजीशन r तक, है ना, जो कि आपके जिस पहले से जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उससे r दूरी पर दूसरा चार्ज जो हमने ब्रिंग करा है, कहां से? इंफिनिटी से। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था। तो अभी अपने को ये पता है कि एनर्जी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इसीलिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी dx क्या है, जिस रेट पर इंफिनिटी से लेकर के आएंगे, हर बार dx हम उसको क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर था कि बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई थी कैसे डेरिवेशन हुआ था। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ये क्या होता है? एक स्केलर प्रॉपर्टी होता है हर पॉइंट का, जो कि एक फिक्स रीजन यानी कि एक एरिया जो हमें डिफाइंड एरिया होता है। जैसे इस क्लासरूम का एक फिक्स रीजन है ना, उससे बियॉन्ड नहीं है ना। तो एक फिक्स रीजन में हर एक पॉइंट पर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान सुनना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अलग अलग पॉइंट पर बोला जाता है अलग अलग पोटेंशियल। मैं कहूंगा अगर ऐसे जनरल बात करें, जो कि बहुत टेक्निकल नहीं है और बहुत टेक्निकली करेक्ट भी नहीं है, दोनों बातें बोल देना पहले, लेकिन समझने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि चार्ज के जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वहां पर पाया जाएगा, है ना। ये टेक्निकल भी सही है। अब मैं कहता हूँ कि किसी चीज का पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है कि कितना चांसेस है कि वो किसी भी टास्क को अचीव कर सके, है ना। तो इसका मतलब जितने नियर बाई होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब पोटेंशियल विल वैरी जैसे जैसे दूर जाएंगे या फिर जैसे जैसे करीब आएंगे। क्योंकि अभी तो पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी अलग है, पोटेंशियल अलग है। ठीक है, जैसे आप कहते हो एनर्जी और पावर, पावर अलग है और एनर्जी अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब वैसे ही होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो बॉडी की आपकी क्या है? एनर्जी है। पावर क्या होता है? अगर हम पावर की बात करें या पोटेंशियल की बात करें कि कितना टास्क को करने की कैपेसिटी रखता है, कितना करेगा और कितनी देर तक करेगा, वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे एक पहलवान है, वो 100 किलो उठा सकता है, तो उसकी वो पावर हो गई। कितनी देर तक उठा सकता है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दूसरी बात हो गई। अब जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसी प्रकार से जो हम पोजीशन, किसी भी पोजीशन की बात करें, आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करता है। बात सच है ना ये? ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट इसके थोड़े करीब है ना, इस तरीके से। और ये जो रीजन होता है कैसा होता है? एक स्फेरिकल नेचर का होता है या स्फेरिकल रीजन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को सर्कुलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम 2D सरफेस पे बना रहे हैं। 3D में ये क्या होता? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैंने कहा कि पोटेंशियल जो P पर होगा, क्या वो सेम होगा Q पर? बिल्कुल गलत बात। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनना, अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज को सेंटर मान लो और जितनी दूरी उसकी क्यू की है उतने से आप क्या करो, उतना आप एक रेडियस बना लो और उसके हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ करो या फिर एक स्फीयर बनाओ, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, गॉस लॉ मैंने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा जितने भी पॉइंट्स उस सर्कल पे लाई करेंगे वो सेम होगा जो क्यू पे होगा। फिर से सोच लो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी चार्ज अपने हर डायरेक्शन में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करता है सेम टाइम। जितना इफेक्ट मेरे सामने होगा, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूं, उतना ही मेरे पीछे भी होगा। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज हूं तो तभी तो एक स्फीयर बनेगा। स्फीयर आप देखो ना, कैनवस की बॉल होती है, वो कैसी होती है? स्फीयर होती है, उसका एक सेंटर होता है, उसके चारों तरफ एक ही तरीके का शेप होता है ना, कर्व होता है, तभी तो आप ग्रिप करते हो, राइट। इसका मतलब है कि अगर मैंने बोला कि जितने भी, जैसे मैंने बोला क्यू की दूरी कितनी है? आर क्यू। मैंने बोला चार्ज से आर क्यू दूरी पर रखा हुआ है आपका क्यू।
तो मैंने कहा उतनी ही दूरी पर ढेर सारे पॉइंट रख दो अलग अलग, ठीक, उनको कनेक्ट करोगे तो एक सर्कल दिखेगा, सर्कल या फिर आपको एक स्फेरिकल शेप दिखेगा, क्या दिखेगा ना बॉस। अब मैं भाई 2D ही बना पाऊंगा क्योंकि आपके पास फ्लैट सरफेस है, आपको इमेजिन करना है कि सामने की तरफ भी RQ दूरी पर एक पॉइंट होगा, ऊपर भी होगा उसके पीछे भी होगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा उतना इस पॉइंट पर होगा। वैल्यू की बात हो रही, डायरेक्शन में मत जाना, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है, ठीक। जितनी आपके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ होगा उतना ही इफेक्ट यहाँ पर होगा, उतना ही इफेक्ट यहाँ पर होगा, उतना ही इफेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो यार गॉसियन सरफेस पढ़ा था, गॉसियन सरफेस से ही तो फ्लक्स निकालना सीखा था। गॉसियन सरफेस क्या होता था कि आपका इक्वी डिस्टेंट होता था, जितने भी पॉइंट उस गॉसियन सरफेस होते थे वो चार्ज से बराबर दूरी पर होते थे, क्योंकि हम टोटल चार्ज क्यों मान लेते थे और मानते थे कि वो टोटल गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं पर एक सेंटर पर रखा हुआ है, ऐसे ही तो करते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको काउंट कर लो, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है, पूरे टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। अब जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, इसका मतलब जो इफेक्ट होगा यानी जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम रहेगा अगर सेम पॉइंट सेम दूरी पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर जब हम बढ़ जाएंगे दूरी तो वहां पर अलग होगा। तो यहां से मैं एक चीज अर्ली पढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि गॉसियन सरफेस पे, ठीक है, आपका जो पोटेंशियल होता है सारे पॉइंट पर सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने भी गॉसियन सरफेस होंगे उस पर पोटेंशियल विल ऑलवेज बी सेम, स्फेरिकल वाले केसेस में। समझ में आया, ठीक। चलिए अब डेफिनेशन में फिर से बताते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज Q नॉट हैज पोटेंशियल एनर्जी U, अगर कहते हैं किसी चार्ज पर कितनी एनर्जी है U है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कैन बी गिवन एज V is equal to U upon Q नॉट। इसको समझाना इतना आसान है, समझ लो 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, उस दिन डिफाइन किया था बढ़िया से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L थ्रू पॉइंट A to B, एक कंडक्टर जिसकी लंबाई कितनी है L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है यूनिफॉर्म है, A हो सकता है। एक छोर A से B तक हमने किसी चार्ज को मोशन करवाया, जो हमने वर्क किया उसी वर्क पर यूनिट चार्ज कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 10th क्लास की बात है, नहीं आती कोई बात नहीं। तो कहते हैं वर्क डन पॉइंट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं, इतना तो रटा हुआ है ना। अब ये हमने सीख लिया कि वर्क ही जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी, हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से इस पे ध्यान दिया है। इसका मतलब है कि हम W को रिप्लेस कर सकते हैं U से, फॉर्मूला क्या बन जाएगा V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट। समझ में आया। और V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे potential energy of a charge in electric field is defined as the work done in bringing the charge from infinity to the given point। बिल्कुल लिखना मत, क्योंकि ये बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं only for the understanding, क्योंकि लिखवा चुके, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इन्फिनिटी पे किसी को लेके आओगे, जो वर्क किया वही होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर W की जगह U लिख दिया। Similarly, we can define electric potential as work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point against the electric forces। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट हमने किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेकर के आए और एक फिक्स पॉइंट पर रख दिया जो कि हमसे कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो इसको अपन ने डिफाइन कर दिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी फिजिकली इंटरप्रेटेड एज द वर्क डन विद इन द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, अभी तो बताया था। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसमें सिर्फ दो पॉइंट के बीच में जो दूरी है मिनिमम सेपरेशन पे डिपेंड करता है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ वर्क डन विल बी ऑलवेज सेम। समझ में आया। आगे देखिए, इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर आपको पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, आसान पढ़ना है, तो एक ही फॉर्मूला याद करोगे, V is equal to U upon Q नॉट। समझ में आया। और जो U है वो किसकी एनर्जी है, उसी Q नॉट की एनर्जी है। समझ में आया। और एक फॉर्मूला ये याद करोगे यूनिट के साथ, ये लिख डालो। नहीं, पैराग्राफ इतना ही नोट्स में होना चाहिए और फॉर्मूले होने चाहिए, बाकी नीचे का सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है भाई, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन क्या होता है, m/2t - c a - 1। आई थिंक डायमेंशन निकालना सबसे आसान काम है। डायमेंशन निकाल सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हैं यार, अभी तो पढ़ा था। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन
क्यू नॉट, और डब्ल्यू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा l, और नीचे क्या आ जाएगा भाई क्यू का होता है 80, यही तो होता है। अब 80 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा ml2t माइनस 2, और ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये t माइनस 3 कर दें और ये माइनस 1 कर दें, काम खत्म। जाएगा t माइनस 3 a माइनस, सेम टू सेम है कि नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा भाई ई डॉट डी आर, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है dv बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक रिलेशन होता है, आगे पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, इसको रहने दो, ठीक है, इतना ही लिखो सर, ठीक। In terms of electric field, relation between electric potential and electric field will be क्या हो जाएगा E dot dr, ठीक है। dr क्या है जिस रेट पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें पोटेंशियल की तो ऑब्वियसली हमें अच्छे से पता है कि U क्या होता है, U इज इक्वल टू होता है K1 Q2 अपॉन R, यही तो होता है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक चार्ज Q है और किसी पॉइंट पर हमने कितना माना था Q नॉट माना है ना, तो क्या हो जाएगा इस केस में अगर देखेंगे तो हो जाएगा Q नॉट अपॉन R, यही तो होगा है ना। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है U इज इक्वल टू U अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू V, यही तो फॉर्मूला पढ़ा अभी पीछे। तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर दो उठा करके, तो V इज इक्वल टू जाएगा Q नॉट अपॉन Q नॉट इनटू R, ये कट गया तो बचेगा क्या KQ अपॉन K क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, समझ में आया। किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है जो कि किसी चार्ज से r दूरी पर है तो उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़ाया था तो मैंने कहा था पूरी फिजिक्स में बार बार हम लोग को जरूरत पड़ेगी कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं उसके वजह से इफेक्ट निकालेंगे किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे सारे जितने चार्जेस हैं उसकी वजह से उस पॉइंट पर जो इफेक्ट वो क्रिएट कर रहा है वो हम निकाल करके सबको जोड़ देंगे, है ना। स्केलर में तो ये काम करना बहुत आसान है क्योंकि भैया सारी की सारी क्वांटिटी कैसी है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्या हो गया 2 + 3 + 4 इस तरीके से करना होगा तो अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कभी भी हमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए किसी पॉइंट P पर अगर हमें निकालना है इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा अगर हम यहाँ पर देखें मान लेते हैं Q1 से दूरी कितनी है R1, ये कलर इस पे दिख नहीं रहा होगा, ये अगर ये क्या है R1, Q2 की वजह से कितनी है R2, है ना। इस तरीके से R3 R4 इस तरीके से कर सकते हैं ना अपन। तो V टोटल क्या हो जाएगा, V टोटल हो जाएगा V1 प्लस कहां तक करेंगे जो भी आखिरी चार्ज होगा IX चार्ज हमने मान लिया, फॉर्मूला तो सिखाई दिया है मैंने, तो KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं समेशन के बाहर निकाल लीजिए QI अपॉन, और I की वैल्यू कहां से 1 से लेकर के, ये फॉर्मूला हो गया फॉर तो कहते हैं जनरल फॉर्मूला, क्या कहते हैं इसको पोटेंशियल एट पॉइंट P due to n number of इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। K की वैल्यू आप जानते ही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट पार्टिकल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है ना। यहाँ पर एक ऐसा है नेक्स्ट
ये गलत लिखा हुआ है, पता है तुम्हें, ये दोनों जगह गलत लिखा हुआ है। यहाँ होना चाहिए पोटेंशियल, और यहाँ पर भी होना चाहिए पोटेंशियल। इसी हेडिंग के अंदर ये सेकंड है, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब अब जो जितने चार्जेस होंगे वो सारे क्या होंगे, एक ही बराबर होंगे, मतलब Q1 Q2 की जगह सारे Q होंगे। देखो ना यहाँ पर टोटल चार्ज है, तो जब भी अपन देखेंगे जितने भी चार्जेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ dq के ही बन सकते हैं। dq यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, समझ में आया। तो ये भी चार्जेस के सारे चार्जेस क्या होंगे, सेम, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ऐसे केस में अपन क्या मानते हैं कि इन सारे चार्जेस की दूरी p से r ही होगी, मतलब r1 r2 r3 नहीं होगा। ये तो और ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ऐसे मान के किया जाता है कि पहले हम छोटे से चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको dv लिखेंगे। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, k चार्ज कितना है dq अपॉन उसकी दूरी, है ना। अब इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से टोटल, इसको भी कर देते हैं 0 से कितना, आपका टोटल चार्ज कितना, आपने q मान लिया, ठीक है, क्योंकि r फिक्स है, k भी फिक्स है, dq वेरी करेगा, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू k q अपॉन, तो चाहो तो 1/4 के फॉर्म में लिख सकते। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चंस में इसके साथ खेला जाता है। क्वेश्चंस में जानबूझ करके डायलेक्ट्रिक दे देंगे और जो ये पॉइंट नहीं पढ़ के जाएगा वो गलत करके आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम द पोटेंशियल डिक्रीजेस, इनकेस कभी कर भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ही डायलेक्ट्रिक आएगा तो आपका, देखो ध्यान से, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, के की बात कर रहा हूं, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, लेकिन जब मीडियम आता है तो ये बन जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तुम नोटिस करो जो पूरा फॉर्मूला है उस पूरे फॉर्मूले में के क्यू अपॉन आर लिखा हुआ था, लेकिन के में एक और नया मल्टीप्लिकेशन जाएगा 1/एप्सिलॉन आर। तो ये क्या है, ये पुराना वाला जो आपका है ना, पुराना वाला पोटेंशियल है, तो एक रिलेशन बना के दिखा रहा हूं। तो पोटेंशियल इन मीडियम विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ पोटेंशियल इन एयर या फिर वैक्यूम। तो हम पढ़ो इस सेंटेंस को, कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड बिकम्स 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ इट फ्री स्पेस वैल्यू। तो यही जो मैंने किया, v मीडियम पोटेंशियल इन मीडियम विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल इन एयर और वैक्यूम। समझ में आया। तो ये चीज है और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इन मीडियम k becomes 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर विल बी इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि अब क्लियर हो गया कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। ये मैंने इतनी देर से पढ़ा करके यही समझा है। और हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका एक फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी तीसरे रिस्पेक्ट में, अगर मान लो यहाँ एक चार्ज रखा है, सीखो फटाफट, टेंशन लेने कोई बात नहीं, यहाँ चार्ज क्यू था तो उससे ए कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं आर ए दूरी पर है ना, और बी कुछ अलग दूरी पर है ना बेटा। इसको यहीं से खींचेंगे और यहाँ तक ले जाकर रुकेंगे, ये हो गया आपका आर बी। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एट ए और बी सेम नहीं हो सकता। क्यों, फॉर्मूला अभी तो सिखाया था, वी ए विल बी इक्वल टू के, जो भी चार्ज लगाता है पोटेंशियल अपॉन उससे दूरी, है ना। और v एट b क्या हो जाएगा, k q अपॉन, अभी क्लियर है कि r इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है va इज नॉट इक्वल टू vb, ठीक। अब अगर बराबर नहीं है तो उनके बीच में डिफरेंस होगा, गलत कह रहे हैं कुछ, डिफरेंस होगा ना। और जब डिफरेंस होता है ये अंतर निकालना है, तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि भैया va माइनस
वीबी कर दो, गलत है कुछ? वीए माइनस वीबी कर दो, डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर होता है ना। इनके पास मान लो यहाँ पर कुछ 2 वोल्ट है और यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा कि नहीं होगा, इसे कहते हैं अंतर। क्यों शायद यहाँ कह रहे हैं 2 वोल्ट है और यहाँ कह रहे हैं 1 वोल्ट है, तो अगर कहेगा कोई कि ये बताओ ए और बी में कितना अंतर है वोल्टेज का, पोटेंशियल का, तुम क्या कहोगी कि 2 माइनस 1 कर लीजिए, 1 वोल्ट का अंतर आपको दिखेगा, यही तो कहोगी ना। तो वही कर रहे हैं हम, ए पर हमने पोटेंशियल निकाला जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना, और यहाँ पर भी हमने बी पर भी निकाला और दोनों के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पहले की हेडिंग क्या थी, पोटेंशियल किसी भी बिंदु पर कितना हो सकता है। ठीक, ये छोटी सी टॉपिक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू। समझ में आया? तो यहाँ पर एक टेढ़ा मेढ़ा पाथ बना हुआ है जानबूझ करके, और कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। क्या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर कोई भी आप ए से बी 2 पॉइंट हैं जहां पर आप किसी भी बॉडी पर वर्क करते हैं या किसी भी चार्ज पे वर्क करते हैं, तो क्या वो पाथ डिपेंडेंट होता है? तो आंसर मैंने पहले दे दिया, नो। चाहे ऐसे ऐसे जाइए चाहे सीधे चले जाइए, वर्क तो सेम ही करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ये क्लियरली समझ चुके हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, क्या मैं इन सबको मिटा दूं, है ना? लिख लो फटाफट। बड़ी शिकायत है मुझसे, क्योंकि तुम सवाल नहीं पूछते। हमने कह दी, तुमने रट ली। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, पीछे वाले में ही मैंने पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था भैया? सवाल ही नहीं पूछते हैं। ये ऐसे लिखवा दिया और तुमने रट ली, यही तो है ना भाई? कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे, है ना? लेकिन ये क्यों है, पूछना चाहिए क्यों आया, है ना? क्यों कर रहे हैं हम इसको ऐसे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई? वर्क खेल रहे थे, फिर एकाएक इलेक्ट्रिक फील्ड ले आ दिया और हम मान भी लिए, है ना? कितनी अच्छी जनता है ना? क्या टेंशन है? तो यहाँ पर भैया जी W पढ़े थे, ये भी नहीं पढ़े थे। ये तो मानोगे कि ये भी नहीं मानोगे? मान जाओगे ना, ये अच्छे लड़के मान सकते। तो वर्क को खोलोगे तो क्या आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बटे नॉट। ये होता क्या दादा, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत है क्या? अब कहो, ये भी कहना चाहिए निगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, निगेटिव साइन क्यों आ रहा है? डायरेक्शन का लड़ाता है। अच्छा, और कुछ? वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम भी पढ़ाया था मैंने कहा था भाई, अगर हमारा कोई नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। किसी के साइड में खड़े हो जाओ तो एक तो निगेटिव होगा ना। अगर हम तुम पे कुछ काम कर रहे हैं, इतना देर से देखो चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के गला हमारा दर्द हो रहा है, तुम्हारा तो फायदा हो रहा है ना। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो कोई तो निगेटिव में रहेगा दोनों में से, गेटिंग? तो यहाँ पर ये सिर्फ सिग्निफिकेंस क्या है भाई, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो है एक ट्रांसफर ऑफ स्टेट हो रहा है और वो पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को, है ना? तो नेगेटिव साइन हो गया, माइनस क्या होता है, माइनस। मेरा जो मेन कंसेप्ट था वो क्या रिप्रेजेंट करना कि ये आया कैसे, ई डॉट डी आर क्यों होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर, अगर मैं यहाँ डायरेक्टली लिख भी दूं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें ही मिटा लो भाई। ठीक है, समझ में आया ना? देखो, छोटी छोटी बात पकड़ते चलोगे तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। हर चीज का कॉज पता रहेगा तो किसी से बात होगी तो उसके आगे तुम 20 हो जाओगे, उसको समझा सकते हो, है ना? कि भैया देखो ये चीज ऐसे हो रही, तो फिर वो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। अरे देखो कितना तेज है, ए से बी लिमिट कहाँ लगेगी, जहां से जहां तक। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो इसका मतलब है हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया और हमें अच्छे से पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी लिखेंगे अपन तो वहां पर ये आ जाएगा आपका लिमिट जहां से जहां तक जा रहे हैं। एक चीज और सुन लो, इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़ा था तो वहां पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज जब भी डिस्प्लेस होना चाहेगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि वो हायर से लोअर की तरफ जाए। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आना होगा तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, तब उसको उल्टा आने की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ की नहीं आ रहा है?
ठीक है, तो यहाँ लिखिए इसके आगे लिखिए एक लाइन लिख लीजिए, द वर्क डन against electric forces in moving charge from A to is given by W is equal to Q into potential difference। समझ में आया? अरे ये हमेशा इसको सही तरीके से लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। कहाँ जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ए से जा रहे हैं। ठीक है, वी माइनस वी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और मिल गया, वर्क इज इक्वल टू जिस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो कहाँ से कहाँ तक इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये भी कहाँ से आया? ये भी उतना ही आसान है यार। इधर देखो, v इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आया? V Q। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस भी तो पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अरे भाई, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 भी तो एक पोटेंशियल ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज कर दिए, कौन सा चार्ज होगा? जिसको आप मूव करवा रहे हो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो भी वर्क हो गया। समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूले बहुत बेसिक होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आगे लिखो, लिखिए आगे। तो ये तो हमने करा था, ये तो हमने वर्क करा था, लेकिन अगर तुमने कह दी, तुमसे किसी ने पूछ दिया वर्क डन, लिखिए if in situation work done, किसने कह दिया आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस किसी ने पूछ दिया, तो क्या होगा? इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा बच्चे? W इज इक्वल टू Q VA माइनस, ये वो वर्क है जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ने किया, और इसके अगेंस्ट में आपने जो करा उसमें देखो, ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लिप किया है मैंने। ठीक है, अरे उसका अपोजिट होगा ना दोनों एक दूसरे के, तभी तो वर्क कर रहे हो। लिखिए if VB is less than VA, then charge implies to move towards क्योंकि बी पे क्या है? पोटेंशियल कमजोर है, और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करता है। इंप्लाइज का मतलब यही है कि चार्ज चाहेगा कि वो बी की तरफ चला जाए। समझ में आ रहा है? अब यहां से नोट करके स्टार बना के लिख लो, पोटेंशियल decreases in the direction of electric अब वो कंजर्वेटिव फील्ड वाला बात मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि इतनी बार बता दिया है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर W1, W2, W3 इन तीनों में क्या अंतर है कि दोनों भैया A और B के बीच में ही वर्क डन निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग है। एक देखो सीधा चला गया, एक आपका कर्व्ड है, और एक देखो एल शेप है। तो मैं लिख सकता हूँ कि W1 इज इक्वल टू, ठीक है, W3। ठीक, ये कर सकते हो ना? समझ में आ रहा है ना? तो लिख लेना, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इसको डिराइव करना है तो क्या जाएगा माइनस ई डॉट डी आर और इंटीग्रेशन कहां से इंफिनिटी से, यही तो होगा ना फटाफट। अब आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे देखिए प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट बी कनेक्ट करेंगे तो एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगी, तो वो हमेशा चार्ज से दूर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। देखो ये फिगर समझो पहले, इस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और किस तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। वही इन्फिनिटी से हम लेकर के आ रहे हैं इसको, एक चार्ज को लेकर के आते हैं, यहाँ रख देते हैं तो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन से डिवाइड कर देते हैं चार्ज को, तो अपने क्या मिल जाता है, पोटेंशियल मिल जाता है। याद आ रहा है कुछ कुछ, तो अपन इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना सीखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपको सिखाया ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अभी तो सिखाया था, है ना, क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डॉट में क्या है भाई डी आर, यही तो है, ठीक। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि डॉट प्रोडक्ट था, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच में एंगल कितना है, 0 0 है, इसलिए वहां पर वो चीज हो गई, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्यू, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर होगी, वो चार्ज लेंगे अपॉन जो उसकी दूरी होगा उसका स्क्वायर, जो हमें मैग्नीट्यूड में सॉल्व करना है क्योंकि स्केलर है। आगे देखो ध्यान से, के और क्यू क्या कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, उनको बाहर उठा लेंगे, बचे क्या इन्फिनिटी से आर, और किसको करेंगे आर की पावर माइनस टी को, अरे ये फॉर्मूला भी करवाया था उस दिन मैंने, कैसे x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो सिखाया था मैंने। तो n की वैल्यू कितनी है -2, देखो यहाँ पर r मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस के क्यू, हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 कितना होगा -1, और नीचे भी आ जाएगा -1, लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से, सॉल्व कर डालो तो क्या आ जाएगा, देखो ये -1 बाहर आ सकता है, -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन आर, आर की पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन आर, एक बार हम पुट करेंगे आपका यहाँ पर आर, एक बार करेंगे इन्फिनिटी, ये सब मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ है, तो आप इसको जाकर के घर पे करिएगा। के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है 0, तो फॉर्मूला क्या बन गया v इज इक्वल टू q अपॉन, यही फॉर्मूला प्रूफ कर दिया मैंने कि देखो भैया इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत। रिवीजन चाहिए, रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो आ जाएगा, घर पे जाना फिर से वीडियो देखना, अगर नहीं आएगा फिर पूछना मुझसे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द रिंग, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, इसके वजह से देखेंगे। ये भी बहुत आसान है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू चार्ज रिंग किसी पॉइंट बी पर, सेम वही केस है, बस यहाँ पर इस बार क्या करेंगे पोटेंशियल निकालेंगे। आपका ये होमवर्क भी है, आप चाहो तो घर पे करके ले आ सकते हो खुद से, ठीक, नहीं कर पाओगे तो अपन हम तो नहीं कराने के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास में यही से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कोई डाउट, थैंक यू।